Well, there is a question, practice question number 5 that we will be discussing today. और इसके अलावा मेरे आज के एजेंडा में कोई 10 या 15 के करीब MCQs भी हैं which are really very representative questions. तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तवज्जो भरपूर तरीके से आज के लेक्चर में हो, which will in fact make you confident on this accruals topic. Okay? तो सबसे पहला तो इसके अंदर ये जामिल ट्रेडर वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड आइडेंटिफाई द मेन एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे, मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की हुई है कि एग्ज़ामिनर जब क्वेश्चन करता है थियोरेटिकल ख़ास तौर पर, तो आपके लेवल पर लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लेवल पर इस बात को कभी ये ना समझा जाए कि शायद बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की बात कर रहा है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ये रखे दे रहा हूँ। वेल, ये क्वेश्चन है कि what do you understand by accrual basis of accounting? Identify the main advantages of following the year. अब बेटे सीधी सी बात है, जब what do you understand की बात कर रहा है तो कोई explanation नहीं मांग रहा। सिंपल एक बात आपने उसको ये करनी है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि accruals basis are used to measure incomes and expenses for the reporting period. ठीक है बेटे, अब ये बड़ी सादा सी बात है लेकिन इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि एग्जामिनर बहुत एंजॉय करेगा आपके इस टू द पॉइंट आंसर को, और जितने मार्क्स उसने इस पॉइंट के लिए रखे हुए हैं उतने मार्क्स आपको ज़रूर अवॉर्ड करेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। उसको अंदाज़ा हो गया कि आपको मेजरमेंट का पता है, आपको पता है कि कौन से मेन हेड्स को ये मेजर कर रहा है। ये एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी को मेजर करने के लिए नहीं है, ये इनकम्स और एक्सपेंसेस को मेजर करने के लिए। और दूसरा, उसको ये पता चल गया कि इसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसकी मेजरमेंट का ताल्लुक जो है रिपोर्टिंग पीरियड के साथ है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि इसका मेन एडवांटेज क्या है। उसने एडवांटेजेस की बात नहीं की, मेन एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, अब कोई लंबा चौड़ा आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई आपको लंबे चौड़े पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ए में 2 बातें उसने आपसे पूछी हैं, टू द पॉइंट आपने उसको आंसर दिया, और अगर उसने इन दोनों पॉइंट्स के लिए आपको 4 मार्क्स देने हैं तो आई ट्रस्ट कि वो 4 ही मार्क्स देगा, क्योंकि आपने 100% बात पूरी कर दी। ओके तो पहली बात तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना। आप इस वक्त एक प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हैं, आपने अपने आप को प्रोफेशनल लेवल के एग्जामिनी के तौर पर ही ट्रीट करना। गॉट द पॉइंट? वंडरफुल। अगली बात की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक्रूअल्स के बारे में कि जी जामिल ट्रेडर्स कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। डेट्स आर ऑलवेज वेरी इम्पोर्टेंट। ये बात हमने बहुत मरतबा डिस्कस की है, रिपीट फिर भी करता रहूँगा, क्योंकि ये डेट ही होती हैं जो कि आपके रिपोर्टिंग पीरियड को डिफ़ाइन करती हैं। आपकी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, दरमियान में ये आपका रिपोर्टिंग पीरियड है जिससे मतलब आप अपनी इनकम्स और एक्सपेंसेस की मेजरमेंट कर रहे हैं, और फिर रिपोर्टिंग डेट पर बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, वेल, सो एंड इज मेंटेनिंग इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर कैश बेसिस। अब यहाँ से ये आप जहन में रख लीजिए
कि जो अकाउंटेंट है वो जैसे ही कैश रिसीव करता है तो वो उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास कर लेता है, और जैसे ही वो कैश पे करता है तो उसकी भी अकाउंटिंग एंट्री पास कर लेता है। आपको कैश रिसीव या कैश पे करने की अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने की तरफ ही अब नहीं कह रहा होगा। कहता फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर अपीयरिंग इन द रिकॉर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिक्वायरमेंट ज़रूर सवाल को शुरू करने से पहले पढ़ लें, जवाब देने से पहले रिक्वायरमेंट को ज़रूर आप पढ़ लीजिए। उसकी रीज़न क्या है, आप फिर उसका आंसर अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं अपने दिमाग के अंदर। ओके, कह रहा है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज टू एनेबल ZT टू फाइनलाइज इट्स मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेटे, इस बात ने डिफाइन कर दिया कि आपका रिपोर्टिंग पीरियड इज स्टार्टिंग on 1st of January 2016 and ending on 31st of January 2016। ये है वो बात जो कि बहुत अहम है इस सवाल के अंदर। अगर ये है आपका रिपोर्टिंग पीरियड, अगर आप रिपोर्टिंग पीरियड को डिफ़ाइन नहीं करेंगे आपका कभी भी क्वेश्चन ठीक अटैम्प्ट नहीं होगा। अब आप देखिए होता क्या है, स्टूडेंट ने अगर रिक्वायरमेंट ठीक नहीं पढ़ी होगी वो तो यही समझेगा ना कि लो भाई 1 जनवरी 2016 को साल शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर 2016 को साल ख़त्म हो रहा है। वो पूरे 12 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे क्वेश्चन को पढ़ के अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, और एंड ऑफ द डे एक्रूअल कॉन्सेप्ट आता है, प्रैक्टिस उसने बहुत ज़्यादा अच्छी की लेकिन एग्जामिनेशन में फेल हो गया। फॉलो कर रहे हो? ऐसा नहीं करना। रिक्वायरमेंट को आगाज़ में ही पढ़ लो, एक कर्सरी व्यू दो आप पूरे क्वेश्चन को, लेकिन रिक्वायरमेंट को बहुत तवज्जो के साथ पढ़ लो कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में एग्जामिनी से क्या रिक्वायर कर रहा है। फिर आपका जहन अकॉर्डिंगली उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। Having said that, ट्रांजैक्शन डेट 8 जनवरी 2016 की है। 1 year's office rent was paid in advance amounting to 1.2 million। ओके, अब हम इसको साथ साथ सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके, देखिए बेटा, ये रिपोर्टिंग पीरियड मैंने सामने रखा। 8 जनवरी 2016 को उसने रेंट पे कर दिया हुआ है इन एडवांस। अब उस अल्लाह के बंदे को ये नहीं पता कि जी जो रेंट पे करना है उसको एक्रूअल बेसिस पे कैसे करना है, क्योंकि ये बात बहुत वाज़ेह। अब ये भी याद रखिएगा, आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर कहीं उसने प्रीपेड को तो नहीं डेबिट किया हुआ था। बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन बात यूँ है कि उसके बारे में ये कहा गया है कि वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है। अब इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है कि रेंट अकाउंटिंग हेड, जो कि एक एक्सपेंस का अकाउंटिंग हेड है, उसके लिए अगर कैश पे किया तो एक्सपेंस ही को डेबिट करेगा। उसको एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, इसलिए वो प्रीपेड और एक्रूअल्स के डेबिट एंड क्रेडिट को बिल्कुल भी अकाउंट फॉर नहीं कर रहा, उसकी तरफ सोच भी नहीं रहा। इसलिए आपने भी ऐसा ही सोचना है कि उसने जो अकाउंटिंग एंट्री की हुई है उसने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ। याद रखें कि आप अब जो जर्नल बनाने जा रहे हैं वो 31 जनवरी को आप जर्नल एंट्रीज़ कर रहे हैं, जो कि आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं। ठीक है बेटे, 31 जनवरी 2016 को। अब हुआ ये कि उसने 1.2 मिलियन पूरे साल के लिए पे किया था। आप तो एक महीने की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना बेटे, तो हम वर्किंग साथ साथ यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि ये एरिया मैं वर्किंग के लिए रख देता हूँ, ये डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट्स के लिए रख देता हूँ। ये पोस्ट रेफरेंस जिसको कि हमने फ़िलहाल नहीं अकाउंट फॉर करना। डेबिट रुपीज़ इन 1000 या जो भी हमारी डिनोमिनेशन होगी, और क्रेडिट रुपीज़ इन 1000 या जो भी हमारी डिनोमिनेशन होगी। वेरी वेल। वर्किंग क्या कह रहा है? 1.2 मिलियन। ओके,
1.2 मिलियन को मैं तो मशवरा दूंगा कि आप इस तरह लिख लें, आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। 1.2 मिलियन वो एक साल के लिए पे कर चुका है, मीन्स 12 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए क्या होगा आपका 100, ओके। और 11 मंथ्स के लिए क्या होगा, 11 मंथ्स के लिए आपके 1100। गॉट द पॉइंट। अब उस अल्लाह के बंदे ने सबका सब एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ है। आपको मालूम है कि प्री पेड रेंट को अकाउंट फॉर करना ज़रूरी है। आप प्री पेड रेंट को डेबिट करेंगे 1100 से, ओके। और आप रेंट एक्सपेंस को जो कि ज़्यादा डेबिट हो चुका हुआ है क्रेडिट करेंगे 1100 से, और यूँ आपकी एडजस्टमेंट होगी फॉर द प्रीपेड रेंट। मेरे किसी बच्चे को अगर ये पॉइंट अभी समझना है तो फ़ौरन माइक ऑन करके समझ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन साथ साथ कर दूंगा। अगर क्लियर है तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। सर ये रेंट एक्सपेंस वाला दोबारा से एक बार रिपीट करें। जी बेटा, आई एम सॉरी फॉर द बैड थ्रॉट, ठीक हो जाएगा अभी इंशाल्लाह जल्दी। कह रहा है कि 1.2 मिलियन उसने रेंट पे किया जो कि एडवांस में पूरे साल का था। अब आपको मालूम है कि इसके लिए जो अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए थी, हम रिपोर्टिंग पीरियड है हमारी 1 महीने की, ये रिपोर्टिंग पीरियड मैंने डिफ़ाइन किया। उसने क्या किया, जो उसने किया वो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। चले, जो उसने ट्रीटमेंट किया कैश बेसिस पे, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसने सारा का सारा रेंट एक्सपेंस को किया डेबिट और कैश को किया क्रेडिट 1.2 मिलियन से। ये है जो काम उस अल्लाह के बंदे ने किया। अब कैश तो क्रेडिट हो चुका कैश बेसिस पे, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो चुका। अब जो रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है भाई, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं इस 1 महीने की। लेट्स रिज्यूम, तो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है 1 मंथ का। 1 मंथ की अकाउंटिंग करनी है। आप यूँ समझ लीजिए कि हमने 1 मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 16 एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 16। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि बेटे इस क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ है कि 1 मंथ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आप अकाउंटिंग करें और तब आप उसको जो है एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें। जो अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग एंट्रीज पास की, उस बिज़नेस के अकाउंटेंट ने, वो कैश बेसिस पे की। आप एक्सपर्ट अकाउंटेंट हैं, ठीक है। ये आपका जूनियर अकाउंटेंट था, यूँ समझ लीजिए, जिसको कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करना आती थी। आप सीनियर अकाउंटेंट हैं। अब आपने बीइंग सीनियर, ये सीनियर अकाउंटेंट मैं कर लेता हूँ जी, ये सीनियर अकाउंटेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप सीनियर अकाउंटेंट के तौर पे अब आप इसको अकाउंट फॉर कर रहे हैं कि जी आपने एक्रूअल बेसिस पे कैसे करना है। ये सीनियर अकाउंटेंट बैठते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कहानी बना लेते हैं ना। जूनियर अकाउंटेंट को सिर्फ एक्रूअल बेसिस आती थी। जितना कैश पे करता था वो इनकम या एक्सपेंस को डेबिट या क्रेडिट करता चला जा रहा होता था। कैश पे करता था तो एक्सपेंस को डेबिट कर देता था, कैश रिसीव करता था तो इनकम को क्रेडिट कर देता था। प्योर कैश बेसिस का वो अकाउंटेंट था। आप सीनियर अकाउंटेंट हैं, आपको एक्रूअल्स मालूम है, आप उसको एक्रूअल्स की एडजस्टमेंट के ज़रिए से दुरुस्त कर रहे हैं। ये है कहानी इस क्वेश्चन की, ठीक है बेटे। उसने एक्सपेंस को सब डेबिट कर दिया हुआ था। आपने देखा कि ये तो पूरे 1 साल का 12 महीने की पेमेंट किया उसने। आपने उसमें से ये वर्किंग की कि 1 महीने का तो एक्सपेंस भाई 100 बनता था, तो लिहाजा जो ज़्यादा एक्सपेंस को डेबिट हो गया वो आपने एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। ये 1200 आपका एक्सपेंस को डेबिट हुआ था, आपने वो एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया प्री पेड रेंट को। एंड यू नो वेरी वेल कि प्री पेड रेंट जो है वो एसेट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जी। इज़ इट क्लियर बेटे? यस सर। ओके, वंडरफुल।
लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ये हमारी वर्कशीट बन रही है जिसमें कि हम जर्नल बना रहे हैं। ये एरिया हमारी वर्किंग का है और ये कैश बेसिस पे जो उसने अकाउंटिंग की हुई है ये उसको मैंने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन? ओके आदिल शहजाद, थैंक यू वेरी मच। वेल, नेक्स्ट पॉइंट जी, कहता है 15 जनवरी को क्या किया आपने? एडवांस पेमेंट की 20 मिलियन की अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर। 60% ऑफ द ऑर्डर्ड गुड्स वर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2016। ओके, लें जी, 20 मिलियन 16 तारीख को आपने परचेज ऑर्डर किया, 60% चीज़ें मिली। अब क्या किया होगा? मैं पहले ये बात कर लेता हूँ। आपने सारा का सारा परचेज इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। 20 मिलियन, मैंने कहा कि मैं रुपीज़ इन 1000 के हिसाब से लूँगा, आपको ज़रा आसानी होगी, ठीक है। एडवांस पेमेंट कर दी थी उसने कैश को क्रेडिट कर दिया था 20 मिलियन से। यहाँ पर क्लियर होगी बात ये वाली कि ये वो एंट्री कर रहा है जो जूनियर अकाउंटेंट है। अब आपको पता चला कि भाई ये 20 मिलियन का 60% जो बनता है 12 मिलियन वो रिसीव हो गया, और बाकी कितना बनता है बेटे? 40% वो 8000 नहीं रिसीव हुआ। ओके, क्वेश्चन दोबारा देखिए। एडवांस पेमेंट 20 मिलियन वाज मेड, मींस कि उसने 20 मिलियन कैश पे कर दिया हुआ है अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर। चूँकि हम कैश बेसिस पे चल रहे हैं इसलिए परचेज ऑर्डर का वो समझता है कि सारी की सारी चीज़ें परचेज हो गई हैं, जबकि जो ऑर्डर रिसीव हुआ, जो गुड्स उसको रिसीव हुई वो 60% थी। अब क्या होगा? जो परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए थी वो 31 जनवरी 2016 को वो क्या करेगा? परचेजेस को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। कितने से करेगा? जो गुड्स नहीं मिली 4000 से, ठीक है। अब 4000 से डेबिट करना बाकी रह गया। अब आप मुझे बताइए कि वो जो पेमेंट है वो एडवांस में की हुई है, तो एडवांस टू सप्लायर के नाम से सप्लायर को उसने पेमेंट की है ना, आप एक डेबिट कर देंगे। एडवांसेस टू सप्लायर डेबिट, जो आई एम सॉरी 8000 जो 40% था उसका, ठीक है। 8000 और ये बात इस तरह से जी बेटे 8000 आदिल, थैंक यू। नहीं, इसको पेमेंट आप लिख सकते हैं, पेमेंट एडवांस पेमेंट टू सप्लायर भी लिख सकते हैं, लेकिन एडवांस टू सप्लायर लिख देना काफ़ी है। वेल, इफ़ इट इज़ ओके टू यू तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है 5 मिलियन वर रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी 16। अब आपने सप्लाई की ना, देखो बेटे कैश क्यों रिसीव करोगे? क्योंकि आपने सप्लाई की है। अब ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया है, आपने पहले ये वर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन इनफैक्ट ये क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स। ओके, इसको कैसे आपने पकड़ा? आपने यहाँ से इस वर्ड से पकड़ लिया ना कि आप जब कैश रिसीव कर रहे हैं तो परचेज के अगेंस्ट तो कैश रिसीव नहीं होगा। 5 मिलियन आपको रिसीव हुआ अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब आपने सेल्स की हैं इन जनवरी 2016। Goods amounting to rupees 3 million could not be delivered in time because of a transport strike. इसका मतलब है 2 मिलियन की आपकी सेल्स डिलीवर हो गई, 3 मिलियन की आपको अभी तक आपने डिलीवर नहीं की। अब इसको देखिएगा अकाउंटिंग एंट्री उसने क्या की? जूनियर अकाउंटेंट को कैश रिसीव हुआ, उसने तमाम का तमाम कैश जो है वो सेल्स को क्रेडिट कर दिया 5 मिलियन। ऑलराइट, ये 5 मिलियन का कैश रिसीव हुआ और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। हमें बाद में मालूम हुई एक बात
क्या कि जी हम जो हैं वो 3 मिलियन की अमाउंट की गुड्स कुड नॉट बी डिलीवर्ड, तो हमने कितने की डिलीवर की? हमने 2 मिलियन की। तो 2 मिलियन और 3 मिलियन का आप एक डिवीज़न कर देंगे, टोटल 5 मिलियन हो गया। 3 मिलियन डिलीवर नहीं हो सकी, 2 मिलियन डिलीवर हो गई, तो 2 मिलियन की तो सेल्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जो 3 मिलियन की ज़्यादा सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं वो अब आप 31 जनवरी 2016 को उसकी एडजस्टमेंट ये करेंगे कि आप सेल्स को रिड्यूस करेंगे। ठीक है बेटे, 3 मिलियन की जो सेल्स ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, उन 3 मिलियन से अब आप सेल्स को रिड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली डेबिट करेंगे। अब वो जो कैश रिसीव हुआ किससे रिसीव हुआ? कस्टमर से। सर ये 31 है कि 21 जनवरी की है? बेटे हम मंथ एंड पे ले रहे हैं, मंथ एंड, ये हमारा रिपोर्टिंग पीरियड 31 को अकाउंट फॉर होगा। देखो बेटे वो कह रहा है कि 21 को आपने कैश रिसीव किया था, ये जो एंट्री है ये 21 को हुई होगी, ये वाली एंट्री, लेकिन हमने तो उस मंथ के एंड पर देखा कितनी गुड्स डिलीवर नहीं हुई थी। जितनी डिलीवर नहीं हुई थी उनको सेल्स इनकम में से लेस करेंगे और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी के तौर पर हमारे पास आ जाता है ना, अनअर्नड इनकम है ना, ये एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है ये हमारी अनअर्नड इनकम है, हमने अर्न नहीं किया, हमने गुड्स जो हैं वो डिस्पैच ही नहीं की, कैश रिसीव कर लिया। जी क्वेश्चन। सर इधर एक पॉइंट है, यहाँ पे हम कैश को क्यों नहीं कर रहे क्रेडिट? बेटे हम उसे कैश तो वापस नहीं कर रहे ना। लेकिन सर हमने कैश भी तो ज्यादा से रिकॉर्ड किया हुआ है ना। कैश रिसीव करते, देखो हमने कैश रिसीव कर लिया है, हम कैश तो तब कैश क्रेडिट करेंगे जब कैश वापस कर रहे होंगे, इस पॉइंट को समझें। ठीक है, हम कैश वापस नहीं करेंगे, लिया हुआ कैश कौन वापस करेगा भाई? ठीक है, ठीक है सर। हाँ, आपने गुड्स नहीं की थी उसको डिलीवर, आप उसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। ठीक होगी बात? चलें, वंडरफुल वंडरफुल, आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जी बेटे, कैसे अकाउंटिंग हेड के नीचे आता है? ये बेटे आपकी लायबिलिटी है ना, ओके लायबिलिटी है ना आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे अनअर्नड इनकम है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपकी लायबिलिटी का नेचर का अकाउंट है। ओके, ये एडवांस टू सप्लायर क्योंकि इसने बाद में आपको बेनिफिट देना है, ये एसेट की नेचर का अकाउंट है। गॉट द पॉइंट? ये प्रीपेड नेचर का अकाउंट है, एडवांस टू सप्लायर समझ लो प्रीपेड का, ये अनअर्नड रिसीव्ड इन एडवांस की नेचर का अकाउंट है। ठीक है बेटे, ओके वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है 31 जनवरी को कहता है, अब उसने एग्जैक्टली उसी दिन काम किया। क्या किया? सेल वॉज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ ए check amounting to rupees 0.9 million, which represents the price of goods supplied net of 10% cash discount. कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, कैश डिस्काउंट की बात कर रहा। इस पॉइंट को दोबारा समझें। कह रहा है कि सेल्स रिकॉर्ड की हमने एक चेक को रिसीव करने पर जो कि 0.9 मिलियन थी, रिप्रेजेंट कर रही हैं प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। देखो बेटे, जो 900 की गुड्स सेल की जो आपको कैश रिसीव हुआ उसमें डिस्काउंट कुछ लेस हुआ 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से डिस्काउंट लेस हुआ और इसका मतलब है उसकी ग्रॉस अमाउंट जो थी वो 100% थी। वी डोंट नो कि ये क्या अमाउंट है, वी डोंट नो कि ये क्या अमाउंट है। ओके, ये अमाउंट्स हमें नहीं मालूम। अब आप मुझे ये बताइए
अगर ये अमाउंट नेट है, ग्रॉस में से माइनस किया हुआ 10% तब ये आई है, तो क्या मैं ये कहूँगा कि 90% है? ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है बेटे आपकी? आपको डिस्काउंट के बाद 10% डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट मिल रही है, तो व्हाट डज़ इट मीन कि आपका डिस्काउंट जो है वो 10% है और जो ग्रॉस अमाउंट थी वो आपकी 100% थी। ओके, उसने क्या किया, उसने कैश बेसिस पे, कैश या बैंक व्हाट्सएवर, यहाँ पर आप लोगों को मालूम ही है कि जब इस तरह से अकाउंट फॉर कर रहा हूँ तो कैश या बैंक सेम कॉन्सेप्ट में आती हैं। उसने सेल्स को उसकी नेट अमाउंट पर अकाउंट फॉर कर लिया। ओके, और ये जो है 900 कैश रिसीव कर लिया। अब ये सेल्स जो हैं उसने एक अकाउंट्स रिसीवेबल था, उससे आप ये भी कह सकते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल से उसने 900 डिस्काउंट रिसीव किया। ओके, ऐसी सूरत में अब आप सेल्स को नहीं लेंगे। ओके, अब ज़रा इसकी अकाउंटिंग एंट्री को दोबारा से हम बनाते हैं। सेल वॉज बुक ऑन रिसीट ऑफ ए चेक अमाउंटिंग टू ₹0.9 million which represents the price of goods supplied net of 10% cash discount। अब जो डिस्काउंट है ये हमें अलाउ किया, हमने अलाउ किया अपने कस्टमर को, तब जाके हमें 0.9 मिलियन कैश रिसीव हुआ। हमने कस्टमर से टोटल कितने पैसे लेने थे? अगर ये 990% है तो कस्टमर से हमने 100% लेना था, वो बनता है 1000। ओके, तो 1000 हमने लेना था, हमने 100 का उसका डिस्काउंट अलाउ किया। व्हाट डज़ इट मीन कि यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट जो है वो 100 से और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट टोटल 1000 से होगा, ये होना चाहिए था। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल को फर्दर क्रेडिट कर देंगे 100 से। मींस आपने उस बंदे से 100 लेना था, वो नहीं लिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये आप अकाउंटिंग कर रहे हैं 31 जनवरी 2016 को मंथ एंड पे। जी बेटे, थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो रिक्वायर्ड थी इस एंट्री को समझने के लिए। अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से डिस्कस कर सकता हूँ। अच्छा, इसको सवाल को दोबारा देख लें। कहता है सेल्स वॉज बुकड ऑन रिसीट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू ₹9 million, ओके, विच रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे जहन में अभी एक स्ट्राइक कर रही है, मैं उसको देखूँ, ग़ालिबन इसका बहरहाल मुझे सोल्यूशन देखना होगा कि वो भी इस तरह से सोच रहा है कि नहीं। देखिए, अकाउंट्स रिसीवेबल के ज़रिए से सेल्स को तो पूरा रिकॉर्ड किया जा चुका है, ये मेरी परजम्पशन है। और फिर अब जब हमने कैश उससे रिसीव किया डिस्काउंट अलाउ करके, डिस्काउंट अलाउड, तो हमें अकाउंट्स रिसीवेबल को मुकम्मल क्रेडिट करना होगा 1000 के साथ। ये है जो कि मैंने प्रिज्यूम करके अकाउंटिंग की है। लेकिन मुझे अभी जस्ट एक चीज़ स्ट्राइक की है कि शायद उसने सेल्स जो हैं वो ही कैश बेसिस पे ली हैं, क्योंकि वो कैश बेसिस का अकाउंटेंट है ना, तो उसने सेल्स को ही कम रिकॉर्ड किया हुआ है 900 से। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो अकाउंटिंग एंट्री अब करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करके आप फर्दर सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये आपकी जो है 100 से, ये 100 का जो डिस्काउंट है असल में आपका कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। और सेल्स इनकम आपकी पूरी
क्रेडिट होना चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से करना चाह रहा है क्वेश्चन को। मैंने जो प्रिज्यूम किया वो ये है। लेट मी सी इसका सॉल्यूशन उन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। नीचे जी बेटे खदीजा, उसने सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है ना? हाँ, सेल्स को अगर क्रेडिट किया हुआ है तो फिर वो यही बात है। वो मुझे अभी जस्ट ट्राई किया कि वो तो कैश बेसिस पे चल रहा था। जब वो कैश बेसिस पे चल रहा है तो फिर उसको अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करना, उसको यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट करना, क्योंकि उसने सेल्स कम रिकॉर्ड की हैं। अब इस पॉइंट को आप दोबारा से समझ लीजिए कि आपने इस तरह से नहीं किया, इस तरह से नहीं किया, आपने इस चीज़ को फॉलो किया। ओके, मैं रिपीट किए देता हूँ आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो कह रहा है कि कैश बेसिस पे अकाउंटेंट काम कर रहा था। कैश बेसिस पे अकाउंटेंट जब काम कर रहा था तो जितना कैश रिसीव होता था उसी को वो इनकम में क्रेडिट करता था। जबकि एक डिस्काउंट अलाउ हुआ जो कि कैश डिस्काउंट है, उसने कैश डिस्काउंट उसको कहा होगा कि जी अगर आप ये कैश बेसिस पे लेते हैं, हालांकि कहानी असल में बनती नहीं है, ये जोड़ी जा रही है ना कहानी। प्रैक्टिकली कहानी जो है वो तभी कैश डिस्काउंट असल में एक सेटलमेंट डिस्काउंट है, रिसीवेबल को सेटल करने के लिए किया जाता है। इसलिए ये कहानी जस्ट बनाई गई है जो कि हमें अकॉर्डिंगली सोचना होगा फिर उस तरह से कि वो जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कैश डिस्काउंट, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए क्रेडिट सेल्स ही को करेंगे, क्योंकि सेल्स टोटल जो है वो 1000 से क्रेडिट होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम उसको फैक्चुअल पोजीशन में लेकर आते तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट करते, फिर उन अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करके कैश और डिस्काउंट को डेबिट करते। यहाँ पर बहरहाल सिनेरियो जो उसने बनाया वो ये वाला है। ओके, इसमें जो मिसिंग अकाउंटिंग एंट्री है वो डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सेल्स क्रेडिट की मिसिंग अकाउंटिंग एंट्री है जो कि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। ऑलराइट, आगे चलते हैं। कह रहा है पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 अमाउंटेड टू 0.5 मिलियन। कौन से मंथ की बेटे? मंथ ऑफ जनवरी 2016 अमाउंटेड टू 0.5 मिलियन, वो पेमेंट की है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है, चैट बॉक्स में देखो लारे, सेल्स पहले क्रेडिट नहीं हुई भी ना, उसने देखो यहाँ पे क्या कहा, सेल्स वॉज बुक्ड। बुक्ड की जगह आप कह सकते हैं सेल्स वर क्रेडिटेड या सेल्स वर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट ऑफ चेक। तो इसका मतलब सेल्स 0.9 की सिर्फ रिकॉर्ड हुई हुई है। तो चूंकि ये कैश डिस्काउंट था तो इसका क्रेडिट भी सेल्स को मिलना चाहिए था। ये बात समझ लीजिएगा। वेल, अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डेट जो है ये आपके रिपोर्टिंग पीरियड से आगे की डेट है, यानी कि इससे नेक्स्ट 1 फरवरी 2016 जो अगले पीरियड में फॉल कर रही है डेट, ये वाली डेट है। क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि 1 फरवरी को सैलरीज पे की हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 amounting 0.5. This amount includes 0.02 million paid to an employee as advance salary for the month of February. बहुत important point है भाई। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 0.5 मिलियन 500 की उसने कैश पेमेंट की है, कैश पेड, जिसमें 0.02 जो है 20 वो फरवरी से मुतल्लिक सैलरी है, और जो 480 है वो जनवरी से मुतल्लिक सैलरी है। पहले तो इस वर्किंग को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपकी अकाउंटिंग किस डेट को हो रही है? एडजस्टमेंट 2016 को हो रही है। वेल, 2016 को
आपने सैलरीज का कैश पे नहीं किया, आपने जो अकाउंटिंग एंट्री की हुई है, आपने जाके 1 फरवरी 2016 को अकाउंटिंग एंट्री क्या की, आपने सैलरीज को, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया 500 से। ओके, ये काम आपने 1 जनवरी 2016 को किया। आप देखें कि आपके जनवरी के महीने की सैलरीज एक्सपेंस में डेबिट नहीं हुई, लिहाजा जनवरी के महीने की सैलरीज को एक्सपेंस में डेबिट करें। और चूँकि कैश उसका नेक्स्ट मंथ में जा रहा है, तो सैलरीज पेएबल या एक्रूड या ड्यू या ओइंग, व्हाट्सएवर द वर्ड यू वांट टू यूज़ ओवर हियर, वो क्रेडिट होंगी। ओके, वर्किंग इसकी मैंने आपको ये बता दी, वर्किंग इसको उठा के आप इस कॉलम में बेशक ले आएँ। तो 500 का कैश आपने पे किया, 20 फरवरी से ताल्लुक़ रखता था, 480 वॉज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, लिहाजा जो जनवरी का एक्सपेंस है वो ड्यू है, पे नहीं हुआ, आप उसकी एक्रूअल की अकाउंटिंग एंट्री पास कर देंगे। एनीवन अगर आप कुछ पॉइंट पूछना चाह रहे हैं तो आप माइक ऑन कीजिए और पॉइंट पूछिए यहाँ पर। इफ़ इट्स ओके, लेट्स प्रोसीड। अब वो कहता है 15 फरवरी को क्या हुआ जी? 15 फरवरी को ये हुआ कि पेमेंट ऑफ जी बेटा 1 फरवरी आपने अभी वो करवाई है जी, ट्रांजैक्शन, इसके अंदर सर ये नहीं है कि फरवरी में जाके हो रहा है ना, ये बात ही हमें फरवरी में पता चल रही है, तो हम जनवरी के अंदर किस तरह कर रहे हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखो बेटे, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अमूमन रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको घर में आता है। जनवरी के महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको फरवरी में रिसीव होता है, ठीक है, और जाके फरवरी की तकरीबन मिड में जाके आप उसके अगेंस्ट कैश पे करते हैं। वो जो कैश पे कर रहे हैं उसका ताल्लुक़ तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी से है। अकाउंटेंट कुछ देर इंतज़ार करता है एविडेंस के रिसीव होने का, और एविडेंस के रिसीव होने पर वो एग्जैक्ट अमाउंट जो है उससे अकाउंटिंग एंट्री पास करता है, अदरवाइज़ उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। तो एक्रूअल के बारे में एक बात ये याद रखिएगा, अगर तो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज एग्जैक्टली रिजिडली उसी दिन करनी है, जो कि ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिजिडली सेम क्लोजिंग डेट पर क्लोज़ नहीं किया जाता, आप चंद दिन उसके जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कुछ फर्दर एविडेंस रिसीव होने के, कुछ फर्दर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव होने की पर्टेनिंग टू योर रिपोर्टिंग पीरियड। So the reporting period is from 1st January to 31st January 2016, लेकिन उससे अगली कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जिनका ताल्लुक़ जो होगा आपके रिपोर्टिंग पीरियड के साथ होगा। Therefore आपको उस रिपोर्टिंग पीरियड की अकाउंटिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। तो ये है वो जो हम एडजस्टमेंट्स इन डेट के ऊपर कर रहे हैं। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन आपको जो लेट मिलती है उसको, हाँ थैंक यू, उसको हम रिलेट उसी पीरियड के साथ करते हैं जिस पीरियड से उसका ताल्लुक़ होता है, जिस पीरियड से वो बिलोंग करती है। अगला पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है। 15 फरवरी को आपको एक एविडेंस मिल रहा है, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, जैसे अभी मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल की। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 अमाउंटेड टू 0.3 मिलियन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। अब ये एविडेंस आपको मिला 0.3 मिलियन के बारे में। तो अब ये 0.3 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी बिल, 0.3 मिलियन हम रुपीज़ इन थाउजेंड कर रहे हैं, चूँकि ये जनवरी के मंथ का बिल है, यूटिलिटी बिल, जो कि जाके 15 फरवरी को उसने पे किया। 15 फरवरी को उसने जब पे किया तो उसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जो कि गलत किया, और कैश को क्रेडिट कर दिया।
अब कैश तो पे हो गया, उसी डेट पे होना था, ऑब्वियसली कैश तो नहीं पहले पे हो सकता, लेकिन उसका एक्सपेंस तो 31 जनवरी 2016 को रिकॉर्ड होना था। देयरफॉर वो यूटिलिटी बिल एज एन एक्सपेंस डेबिट होगा, और एक्सपेंस पेएबल या एक्रूड एक्सपेंसेस आप यूटिलिटी बिल पेएबल के नाम से आप क्रेडिट करेंगे, जो कि आपकी लायबिलिटी बन रहा होगा। लो बेटे, ये है जी आपके इस क्वेश्चन से मुतल्लक बातचीत, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी रिवीजन थी। जी बेटे, बिल एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पहले डेबिट हो गया। नहीं, पहले नहीं, बाद में हुआ बेटे। देखो ना, 15 फरवरी 2016 को उसने एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ है। तो जी अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं, ओके, जब आप ये अकाउंटिंग, आप अब असल में इसकी करेक्शन करना चाह रहे हैं, ये वाली अकाउंटिंग की करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो ये वाली अकाउंटिंग की करेक्शन आप 31 जनवरी को तो नहीं करेंगे ना बेटे। आप तो फिर ये 15 फरवरी को या 16 फरवरी को सपोजली आप कहेंगे कि ये जो है डेबिट एक्सपेंस को नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी पेएबल या यूटिलिटी बिल पेएबल को डेबिट होना चाहिए था। हम यूटिलिटी बिल लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर भी यूटिलिटी बिल ही लिख देता हूँ। वो यूटिलिटी बिल एक्सपेंस को जो डेबिट किया है, हम यूटिलिटी बिल एक्सपेंस को जो है डेबिट नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें यूटिलिटी बिल पेएबल को डेबिट करना चाहिए था। तो यहाँ पर 16 तारीख को जाके हमें पता चलेगा कि नहीं भाई, हमने ये एक्सपेंस इस पीरियड का, फरवरी के पीरियड का नहीं है, ये तो जनवरी के पीरियड का है। तो हम फरवरी के पीरियड में इसको यूँ फिर एडजस्ट करेंगे। ये दो अकाउंटिंग एंट्रीज फिर आपकी फरवरी के मंथ में बनेगी। ये डेट्स ज़रा तवज्जो रखिएगा बेटे, ठीक है, क्योंकि हम तो ये जनवरी के महीने की अकाउंटिंग दुरुस्त कर रहे हैं ना। जनवरी के महीने का एक्सपेंस अगर फरवरी 15 को डेबिट हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपको बहरहाल जनवरी में तो उसे एक्सपेंस ले लिया, जब आपने ले लिया तो इधर गलत डेबिट हुआ। अब उस गलत डेबिट को आप क्रेडिट करेंगे तो फरवरी के महीने से वो एक्सपेंस एलिमिनेट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और क्या पता चलेगा कि ये लायबिलिटी जो थी, जो 31 जनवरी को स्टैंड कर रही थी लायबिलिटी 300 की, वो लायबिलिटी पे हुई है। तो लायबिलिटी भी पे हो जाएगी तो ज़ीरो रह जाएगी, कैश आउट हो जाएगा। तो क्या होगी बात अल्टीमेटली कि हमने जो कैश पे किया वो प्रीवियस मंथ के एक्सपेंस के लिए पे किया, ठीक है। इधर से ये आपका इसके अगेंस्ट आउट हो गया और ये आपका उस दिन इस लायबिलिटी के अगेंस्ट आउट हो गया। तो अल्टीमेटली एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट रह गया ना। एक्सपेंस का डेबिट एक्रूअल बेसिस के मुताबिक उसके अपने डेट पर नज़र आ रहा है, और कैश का क्रेडिट कैश बेसिस के मुताबिक जब कैश पे करेंगे तभी क्रेडिट करना बनता है ना। ये बेटे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल बेसिस, जिसकी बुनियाद पे हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मेजर कर रहे होते हैं। इनकम या एक्सपेंस उस पीरियड में अकाउंट फॉर होगी जिस पीरियड में वो फॉल करती है, जिस पीरियड से वो बिलोंग करती है, और कैश की पेमेंट या रिसीट उस पीरियड में डेबिट या क्रेडिट होगी जिस पीरियड में इनफैक्ट कैश फ्लो हैपन होता है। ओके, दिस इज द पॉइंट। वेल, एनी अदर क्वेश्चन? इफ नॉट तो अब मैं आपको इसी चैप्टर के MCQs की तरफ लेके चल रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और जितने भी MCQs हमारे आज सॉल्व होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट MCQs मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। कल वी वुड बी स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो ऑब्वियसली आई विल टेक योर क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, which is very interesting, very important as well. Okay, multiple choice questions. कह रहा है, अच्छा इसको मैं कुछ यूँ सॉल्व करता हूँ कि ये आपका जो
इन द ईयर 31st December, ईयर कौन सा है भाई? 31st December, सायरा रिसीव्ड 50,800 रेंटल इनकम। अब ये जहन में रहे कि ये कैश रिसीव की बात की जा रही है, इतना कैश रिसीव हुआ। द अमाउंट्स ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड ड्यू इन एरियर वर एज फॉलो। उसकी ये आप अज्यूम करें कि बेशुमार बिल्डिंग्स हैं जिनको सायरा ने रेंट पे दे रखा है। अब वो बेशुमार बिल्डिंग्स जो हैं, कुछ बिल्डिंग के टेनेंट्स जो हैं उनको एडवांस में रेंट दे देते हैं, कुछ टेनेंट्स जो हैं वो एरियर में रेंट पे करते हैं। एडवांस और एरियर क्या है इसको बेटे पहले समझ लेते हैं। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, ये आपका रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। ठीक है, अगर कोई पेमेंट यहाँ पर होगी तो उसको हम कहेंगे इन एडवांस। मीन्स इस पीरियड के शुरू होने से पहले या शुरू की डेट में अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि पेमेंट इन एडवांस है। अगर पीरियड के इख्तिताम पे पेमेंट होगी, यहाँ पर देख लें कि मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर इधर होगी तो हम कहेंगे कि पेमेंट इन एरियर है। ओके, तो ये पेमेंट जो है असल में इस पीरियड से बिलोंग कर रही होगी। ओके, तो वो पेमेंट इन एरियर और पेमेंट इन एडवांस का ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये पेमेंट इन एरियर आपकी हो गई। अब कुछ बिल्डिंग के जो टेनेंट्स हैं वो एडवांस में पैसे दे देते हैं रेंट के, ऑब्वियसली वो इस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ पीरियड के रेंट बाद में पे करते हैं उस मंथ का जिस मंथ में वो यूटिलाइज़ कर चुके होते हैं उस प्रेमिसेस के इस्तेमाल को। वेल, अब क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। Rents received in advance, rent due in arrear. What figure for rental income? This is the question. What figure for rental income should be recorded in the period of 2018? Question एक नज़र दोबारा से देख लीजिए। Well, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें साथ साथ समझाता चला जाऊँ। ओके, देखो बेटे, टी अकाउंट बनाते हैं रेंट इनकम का। रेंट इनकम जब आपको रिसीव हो रही है तो आप कैश को डेबिट कर रहे हैं, कैश डेबिट, एंड रेंट इनकम को आप क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, रिसीव हो रही है आपको 50,800 से। ये 50,800 से रेंट इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कैश। आपने ये 50,800 से क्रेडिट कर दिया। गॉट द पॉइंट? अब कह रहे ओपनिंग डेट पे आपके पास 3,000 की रेंट रिसीव्ड इन एडवांस था। कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि उस डेट पे वो आपकी लायबिलिटी थी। ठीक है, अब वो जो लायबिलिटी बनी ओपनिंग डेट पर, वो एडवांस में रिसीव किया हुआ था रेंट किस पीरियड के लिए? नेक्स्ट पीरियड के लिए। देयरफॉर नेक्स्ट पीरियड की इनकम्स में शामिल करेंगे, लिहाजा उसको आप ओपनिंग एडवांस रेंट को आप अपनी इनकम बनाएंगे 3,000 से इस पीरियड की। ओके, और जो रेंट आपको एडवांस में
2018 में, आई एम सॉरी, जो 2018 में आपको ये एडवांस 50,800 का रिसीव हुआ, ये आपकी लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग एडवांस रेंट। ये 4,000 आपकी इनकम नहीं है, उसको अपनी इनकम में से बाहर निकालने के लिए इनकम को डेबिट करें और एडवांस रेंट को क्रेडिट करेंगे। अब ये जो एडवांस रेंट क्रेडिट हो रहा है, ये आपका लायबिलिटी बन रहा है एडवांस रेंट का क्रेडिट, और रेंट इनकम डेबिट हो रहा का मतलब है कि आपकी रेंट इनकम को रिड्यूस कर रहा है। उसके बाद ये पॉइंट, रेंट ड्यू इन एरियर एक्रूड, ओपनिंग डेट पे 1700 का रेंट जो कि 2017 से बिलोंग करता था वो इस पर रिसीव हुआ। अब देखें 2017 में हमने रेंट रिसीवेबल को डेबिट करके रेंट इनकम को क्रेडिट कर दिया होगा। अब वो जो रेंट इनकम है वो पिछले 2017 की है, इधर जो 50,800 में रिसीव हो रहा है वो पिछला रिसीवेबल रिसीव हो रहा है, लिहाजा वो आप इसको कहेंगे ओपनिंग रेंट ड्यू या ओइंग या रिसीवेबल, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। ओपनिंग रेंट ड्यू आपका 1,700 का जो कि इसके अंदर मौजूद है। अगेन आई हैव टोल्ड यू, ये 50,800 कैश रिसीव हुआ है, इसमें पिछले साल का रेंट भी रिसीव हुआ है 1,700, वो आप यहाँ से निकाल देंगे। और 2,500 का रेंट जो है वो इस साल की इनकम है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो क्लोजिंग रेंट जो रिसीवेबल है, ओइंग है, ड्यू है, वो 2,500 का है। तो यूँ इसकी रेंट इनकम की अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। इसको अब ज़रा स्मार्टली इसका टोटल कीजिए, 3,000 प्लस 50,800 प्लस 2,500, 56,300। डबल चेक करते जाओ कोई बच्चा, माइनस 1,700 माइनस 4,000 और 50,600 का हमारे पास ये रेंट इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में बैलेंसिंग फिगर जाएगी। तो हमारा इसमें कौन सा करेक्ट है? बी इज़ करेक्ट। ठीक है, 50,600। जी बेटे, कोई पॉइंट पूछने का मेरे किसी बच्चे को? कोई कंफ्यूजन? इफ इट इज़ ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेल, नेक्स्ट मैं यहाँ पर ही उसे इंसर्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन कहते हैं, ऑन 1st March 2017 Zara pays an insurance premium of 2,400 for the period to 28th February 2018। ओके, अब देखो ये उसकी कैश पेमेंट का पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1st March 2017 को और एंड हो रहा है 28th February 2018 को। ये कैश पेड का पीरियड है, ये कैश पेड का पीरियड है। जो कैश उसने पे किया वो इन 12 मंथ्स को कवर कर रहा है। What is the charge to the statement of profit or loss for the year? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूमन स्टूडेंट यहाँ पर डेट को फोकस नहीं कर रहे होते। 31st October 2017 को मीन्स समवेयर ओवर हेयर आपका अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो रहा है 31st October 2017 को। अब मंथ बड़े स्मार्टली काउंट कीजिएगा। आपके मंथ कौन कौन से फॉल कर रहे हैं, क्वेश्चन को दोबारा देख लें। 1st March 17 को ज़ारा पेज एन इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में याद रखिएगा, जब भी लफ्ज़ प्रीमियम का आए तो उसका मतलब है कि 12 मंथ के लिए पे होता है। प्रीमियम मीन्स 12 मंथ्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर द इंश्योरेंस और एनीथिंग जिसके लिए भी लफ्ज़ प्रीमियम बोला जाए। 2,400 किया उसने और 28 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है। 1st March 17 से 28 फरवरी तक
आपके 12 मंथ्स बनते हैं। ये 12 मंथ्स का रेंट उसने पे किया, लेकिन आपके इस पीरियड से कितना मुतल्लक है यहाँ तक, आपके लिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। मार्च पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने एक्सपायर हो रहे हैं, 8 मंथ्स एक्सपायर हो रहे हैं, और 4 मंथ्स जो हैं इसके बाद वो अनएक्सपायर्ड हैं। ठीक है बेटे, अब आप इसकी वर्किंग देख लीजिए। आपके पास जो 2400 का रेंट है 12 मंथ्स के लिए है, तो 8 मंथ्स के लिए कितना होगा? 2 8s are 16, ओके, एंड 24 मंथ्स का 12 मंथ्स के 2400 का 12 मंथ्स के लिए, तो 4 मंथ्स के लिए कितना होगा? 800। टोटल कम्स टू 2400। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था? व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ द प्रॉफिट और लॉस? ये हमारा चार्ज होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर, एंड प्री पेमेंट, और जो प्री पेमेंट होगी वो 800 की होगी, प्री पेड। तो 1600 और 800, ये जी हमारा बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, किसी बच्चे ने कुछ पॉइंट पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इफ नॉट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम आएंगे, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर। Question number 3. All right. कह रहा है Zara determines at year end that salaries paid during the year include 10,000 in advance. What is the correct year end adjustment for advance salaries to be made? Adjustment क्या करेंगे इसके लिए? Zara determines at year end the salaries paid during the year include 10,000 advance, prepaid हैं। तो जो 10,000 आपकी सैलरीज में शामिल है वो आपका एक्सपेंस नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे? प्रीपेड सैलरीज को एज एन एसेट डेबिट कर रहे होंगे, और सैलरीज एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर रहे होंगे। ठीक है बेटे, अमाउंट 10,000। ये आपका सी करेक्ट हो गया। ओके, कोई पॉइंट किसी बच्चे ने पूछना है तो बताइए, इफ इट्स ओके। हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। Fourth question. Okay. हमें वो ये कह रहा है कि 1 year and a business has outstanding electricity bill. On the year end, the business has outstanding electricity bill of 15,000. जी बेटे, चैट में क्या आ रहा है? सर क्वेश्चन 3 का ए और बी में क्या डिफरेंस है? अच्छा बेटे, माइक के बता दिया करो, माइक पे ज़रा, आपको पहले भी मैंने कहा। एनीवेज ए और बी में क्या डिफरेंस है? देखो, वो एडवांस सैलरी को क्रेडिट कर, मैंने असल में उसकी उन चीज़ों की तरफ नहीं तवज्जो की। वो प्रीपेड को क्रेडिट कर रहा है और वो सैलरीज पेएबल को क्रेडिट कर रहा है यहाँ पर, जबकि जो प्रीपेड है वो डेबिट होगा। ओके, एडवांस और एक्रूड का फ़र्क है। अगर क्लियर है तो इट्स ओके, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हूँ। वो कह रहा है कि ऑन ईयर एंड
A business has outstanding electricity bill of 15,000. During the year, electricity bill paid are 190,000. What adjustment will be required to utility expenses account regarding the outstanding bill? Okay, अब देखो ये आउटस्टैंडिंग उसके पास ईयर एंड पे 1500 का। अब जब आउटस्टैंडिंग है तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो एक्सपेंस के तौर पर है वो आप डेबिट कर रहे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल को लायबिलिटी के तौर पर क्रेडिट कर रहे होंगे विद द अमाउंट ऑफ 15,000। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप डेबिट कर रहे होंगे बेटे। कह रहा था व्हाट एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, जो एक्सपेंस अकाउंट होगा उसको आप डेबिट कर रहे होंगे। करेक्ट आंसर इज बी ओवर हेयर। ओके, वेरी वेल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले अपने उसके ऊपर ले आए। ठीक है जी, 4 के बारे में कोई बात किसी ने पूछनी है पूछ सकते हैं। ऐसा ना हो स्टूडेंट समझें कि हम तेज़ तेज़ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं नंबर 5। ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में वो कह रहा है कि आतिफ फाइनलाइज्ड हिज ड्राफ्ट अकाउंट्स एंड इग्नोर्ड अ प्री पेमेंट ऑफ 100 and accrued expenses of 300. Okay, what will be the impact on profit for the year? बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, एग्जामिनेशन में अमूमन इस तरह के क्वेश्चन आया करते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटे अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा होगा, अंडरस्टेट हो रहा होगा। मैं वो वाले लफ्ज़ लिख रहा हूँ जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, अंडरस्टेट, ओवरस्टेट, ओवरस्टेट, अंडरस्टेट। किसके बारे में? प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, और अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ओवरस्टेट ज़्यादा बयान हो रहा होगा। अगर इनकम इंक्रीज हो रही होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा होगा, और अगर इनकम डिक्रीज हो रही होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जो होगा वो अंडरस्टेट होगा। हैविंग सेड दैट, इस बात को अब आप ज़हन में रखिएगा। Atif finalized his draft accounts and ignored a prepayment of 100. प्रीपेमेंट उसने इग्नोर कर दिया। अब प्रीपेमेंट की वजह से बेटे आपको मालूम है कि एक्सपेंस को क्रेडिट किया जाता है और प्रीपेड को डेबिट किया जाता है। इन अ वे एक्सपेंस को माइनस किया जाता है। तो 100 से जो एक्सपेंस को माइनस करना था वो एक्सपेंस को माइनस नहीं कर सका। एंड एक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ 300, एक्रूड एक्सपेंस की वजह से आपको मालूम है कि एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, यानी कि एक्सपेंस को इंक्रीज़ किया जाता है 300 से। अब अगर वो करेगा व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अब अगर वो ये करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसके एक्सपेंस जो नेट इंक्रीज इन एक्सपेंस होगी, ओके, नेट इंक्रीज इन एक्सपेंस वो 200 की होगी, यानी कि एक्सपेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट उसका जो है वो
अंडरस्टेट होगा। सवाल क्या है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो उस कह रहा है कि अगर उसने इग्नोर किया तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ये बात है अगर वो एडजस्ट करे, ठीक है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसका, अब ये चीज़ है जो कि उसको करना चाहिए थी। अब इस बात को समझिएगा, ये आफ्टर एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला इम्पैक्ट है। बिफोर एडजस्टमेंट क्या हुआ, बिफोर एडजस्टमेंट उसका एक्सपेंस जो है वो ओवरस्टेट हुआ। उसने एक्सपेंस को जो है प्रीपेड को इग्नोर कर दिया, उसका एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ, यानी कि उसके जो प्रीपेमेंट उसकी जो रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, और उसके जो एक्रूड एक्सपेंस थे वो अंडरस्टेट हुए। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आया, उसका प्रॉफिट जो है वो अंडरस्टेट, और उसका यहाँ से प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हुआ। एनीवेज, अब इसका इम्पैक्ट आप क्या लेंगे कि आपका अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसको ज़रा दोबारा एक मरतबा देख लेते हैं। प्री पेमेंट ऑफ 100 इग्नोर हुई, ओके, और एक्रूड एक्सपेंसेस 300 के इग्नोर हुए। अगर एक्रूड एक्सपेंसेस वो अकाउंट फॉर करता तो उसके एक्सपेंसेस डेबिट होते और उसकी लायबिलिटीज़ क्रेडिट होती। क्लियर। और अगर वो प्रीपेड को अकाउंट फॉर करता तो उसके एक्सपेंसेस क्रेडिट होते, उसके प्रीपेड डेबिट होते। मींस उसके एक्सपेंसेस और उसके ये प्रीपेड और एक्रूड एक्सपेंसेस का ये इम्पैक्ट उसके एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ का बायस बनता, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट्स रिड्यूस होते। तो उसके प्रॉफिट्स का मतलब ओवरस्टेट हुए हुए हैं ना, ये वाला पॉइंट, उसके प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हुए हुए हैं 200 से। इस पॉइंट पे आप बताएं अगर कोई चीज़ पूछने की है। थोड़ा सा ये ज़रा टेक्निकल हो जाता है। कोई पूछने का पॉइंट मेरे किसी बच्चे को? आगे बढ़ते हैं। हमें अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है। क्वेश्चन है हमारे पास 6। लें जी, इसको इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Well, on finalizing the draft accounts, Minhas identified that he has 1000 rental income receivable. 1000 की रेंटल इनकम उसकी जो है अभी रिसीवेबल है। रेंटल इनकम रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर इज 11,000। ओके, अब जो रिसीवेबल है रेंटल इनकम, इसका मतलब है इसकी अकाउंटिंग अभी उसने नहीं की। व्हाट इज़ द करेक्ट एंट्री फॉर द एक्रूड रेंटल इनकम? तो एक्रूड रेंटल इनकम को आप डेबिट करेंगे रिसीवेबल के तौर पे। एक्रूड रेंटल इनकम आपकी डेबिट रिसीवेबल के तौर पे, और रेंटल इनकम क्रेडिट 1000 से। ओके, तो यहाँ पर ये इसका क्या आ रहा है जी? एक्रूड रेंटल इनकम आपकी 1000 से डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट आपका डी करेक्ट आ रहा है जी। ओके जी बेटे, ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें। ये 6 वाला। यस सर। ओके, देखो बेटे, कह रहा है कि
आपके जो ड्राफ्ट, अच्छा ड्राफ्ट अकाउंट्स क्या होते हैं पहले तो इसको समझ लीजिए। ड्राफ्ट अकाउंट्स ये होते हैं जो कि फ़ाइनल नहीं हुए। आप अभी अकाउंट्स को, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी एक बात जो थी कि जी हम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फरवरी में जाके बिल मालूम होता है, तो हम चूँकि पीछे ड्राफ्ट अकाउंट होते हैं तो हम उसके अंदर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब है कि अभी ये फ़ाइनल नहीं हुए, अभी इसमें एडजस्टमेंट्स करनी बाकी हैं। तो ऑन फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स, मिन्हास आइडेंटिफाइड दैट ही हैज़ 1000 रेंटल इनकम रिसीवेबल, कि अभी तक रेंट उसका 1000 का ड्यू है, ओइंग है, ओके, ड्यू है, ओइंग है, एक्रूड है, ये कोई भी लफ्ज़ इसके लिए आप बोल सकते हैं, रिसीवेबल है, ठीक है। तो ये जो होता है एसेट के तौर पर, क्योंकि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट अगले पीरियड में आपको मिलना होता है, एसेट के तौर पर अकाउंट फॉर होता है। तो एक्रूड इनकम डेबिट आपने किया एसेट के तौर पर, और रेंटल इनकम को क्रेडिट किया आपने इनकम के तौर पर, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट डी ही बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप रेंटल इनकम को तो डेबिट कर ही नहीं सकते, रेंटल इनकम तो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, उसको क्रेडिट करना है, कैश का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ए बी सी इसमें फॉल नहीं करते। जी अब्दुल्ला, क्लियर है? यस सर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, वी हैव सम टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेट अकाउंट? बताएं जी, प्री पेड एक्सपेंस एसेट है, या एक्रूड एक्सपेंस एसेट है, या अनअर्न्ड इनकम एसेट है, या रेंट पेएबल एसेट है? प्रीपेड सर। प्रीपेड, एक्सीलेंट। चलो ये देखा ना कितना आसान सा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट सैलरी एक्सपेंस पेएबल फॉर ₹9,000 हैज़ बीन इग्नोर्ड। अब सैलरी एक्सपेंस जो है वो पेएबल था, जो इग्नोर हुआ। अब इग्नोर हुआ का मतलब है कि इसकी अकाउंटिंग एक्रूअल्स की करनी है हमने। सैलरीज एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 110। What will be the impact to record the salaries payable? तो इससे हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे, जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे तो प्रॉफिट जो होंगे वो रिड्यूस होंगे। अब बताओ ए बी सी डी क्या करेंगे आप? ए, ठीक है, बिल्कुल ए, इट विल रिड्यूस आर प्रॉफिट्स। ओके, वेल 9 पे आ जाएं। जेसिया हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 250 फ्रॉम HBL on 1st March 2018 for the construction of her office building। ये कब लोन लिया बेटे? 1 मार्च 2018 को। ओके, मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, Jessia has taken a loan of 250 from HBL on 1st March 2018 for the construction of her office building. The construction is completed on 30th June 2018. She rented a portion of her office for $4,500 per month on 1st July. Interest is accrued and paid annually at 15% on December each year. What amount of interest expense and rent income should be shown in the statement of profit loss of Jessia? देखो बेटे, उसने लोन लिया हुआ था 250,000 का। 250,000 पे 15% इंटरेस्ट उसका कितना बनता है? कैलकुलेट करें। 250,000 इंटू 15%, ये बनता है 37,500। उसने लोन कब लिया? 1 मार्च को। 31 दिसंबर तक उसके 10 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 इज़ 31,250। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 31,250 आप इसमें देखें तो ये है 31,250। और उसके बाद उसने रेंट पर जब अपनी बिल्डिंग दी तो 4,500 उसका रेंट है। 4,500 पर मंथ रेंट है। और जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स का रेंट कितना बनता है? 4,500 इंटू 6 27,000। तो आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली वो 27,000 रेंट इनकम है
Therefore, C is correct answer. Okay, so here I end my lecture. लेकिन इसमें ये जहन में रहे कि आप लोगों ने इसके देखिए 10, 11, 12 कितने ज़्यादा MCQs हैं। ये प्रैक्टिस आज ही कर लो यार, आज ही कर लो। ये 25, 30, 35, 35 हैं। अच्छा, नीचे सबके आंसर्स भी दिए हुए हैं, एक्सप्लेन भी किया। अच्छा, लारेब का क्वेश्चन है सर एक्रूड का मीनिंग एडवांस है? नहीं बेटे, एक्रूड का जो मीनिंग है, अगर मैं एक्रूड के मानी आपसे लूँ तो उर्दू में एक्रूड का मतलब होता है वाजिब। ठीक है, एक्रूड वाजिब। अगर ये एक्सपेंस के लिए आप करेंगे यूज़ तो ये हो जाएगा वाजिबुल अदा। ओके, और अगर ये इनकम के लिए हो जाएगा तो ये होगा वाजिबुल वसूल। ओके, ठीक है बेटे।